यदि मैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो एक तो होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होता है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। एक्स ने वाई को वादा किया कि मैं आपको अगले महीने की 1 तारीख को 500 जोड़ी जूते बना के दूंगा, शूज बना के दूंगा। और वाई ने कहा मैं उसी समय आपको @√100 पर जोड़ी के हिसाब से 50,000 रुपए जिस दिन आप सप्लाई दोगे मैं उसी दिन दे दूंगा। ठीक है, तो अब जब 1 तारीख आ गई तो दो बात, मतलब या तो ये एक्स जो है ये सही में वाई को अपना परफॉर्मेंस दे दे, ये पकड़ो सर 500 जोड़ी जूते, ठीक है, तो ये तो हो गई एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसने सही में अपना जो भी ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा कर लिया। एक होता है एंटिसिपेट टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस को ऑफर टू परफॉर्म भी बोला जाता है, ऑफर टू परफॉर्म। यानी कि एक्स ने वाई को बोला 1 तारीख को आके आई एम रेडी टू गिव यू 500 पेयर ऑफ शूज, आई एम रेडी टू सप्लाई यू, बोलो कहाँ करना है कैसा करना है। यानी कि इसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को टेंडर कर रहा है, ये देखो मैं करने को तैयार हूँ, बोलो ले लोगे अभी या कहाँ लाके करो। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ ऑफरिंग टू परफॉर्म भी इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। देखो जब कोई पार्टी को कुछ कॉन्ट्रैक्ट में अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कुछ करना है और वो उसे सही में एक्चुअली परफॉर्म कर देता है तब तो उसके लिए कुछ करना बचा ही नहीं है। इसलिए इसमें पढ़ने के लिए हमें कोई रूल्स बचे ही नहीं है, बस करना है, कर दिया, एक्चुअली परफॉर्म, काम खत्म। सारे के सारा चैप्टर ये किस चीज पे बेस्ड है? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस पे बेस्ड है या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। ठीक है, कि यानी कि रूल्स क्या है, यदि एक्स को अपनी परफॉर्मेंस देनी है, कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड हुआ कि एक्स को चला के पूछना है सामने वाले को परफॉर्मेंस देने के लिए, तो यदि किसी का नहीं लिखा है तो कौन परफॉर्मेंस ऑफर करेगा? क्या इसे खुद की परफॉर्मेंस ऑफर करनी पड़ेगी या इसे सामने वाले को बोलना पड़ेगा कि भैया तूने वादा किया था अपनी परफॉर्मेंस दे दे? क्या रूल्स होंगे हमें वो पढ़ने की, क्या रूल्स होंगे हमें वो पढ़ने की जरूरत है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्या रूल्स होंगे हमें वो पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि कोई एक्स जो है वाई को अपनी परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है कि मैं जो भी ऑब्लिगेशन है मैं वो ऑफर कर देता हूं, तो वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के कुछ रूल्स होते हैं, उनमें कुछ 4-5 बातें होनी जरूरी होती है, हमको वो पढ़ना पड़ेगा कि व्हेन अ परफॉर्म, जब एक्स वाई को अपनी परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है या टेंडर कर रहा है तो उस वो वैलिड टेंडर होने के लिए कुछ बातें जरूरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक्स और वाई ने वही 500 जोड़ी जूते सप्लाई करने की बात की थी अगले महीने की 1 तारीख को, हाथ हिलाते हुए आ गया कि हाँ भाई मैं 500 जोड़ी जूते लेके आया हूँ, तो बोलो कहाँ सप्लाई करने हैं। इसको लगा वाई अभी पोजीशन में नहीं है एक्सेप्ट करने के, उसके पास में गोदाम ही नहीं है, लेकिन ये इसकी टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होगी, क्योंकि ये इसने अपनी मर्जी से 200 शूज ही लेके आया और टेंडर 500 का कर दिया, तो ये वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। तो ऐसे ऐसे 4-5 रूल्स हम लोगों को जो भी है कि एक वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के क्या क्या रूल्स रहेंगे ये देखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये एंटायर चैप्टर जो है उसमें केवल और केवल राइट हैंड साइड का ही पढ़ना रहेगा, क्योंकि जब किसी पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशंस को एक्चुअली परफॉर्म कर दिया है, एक्चुअली परफॉर्म कर दिया है, तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए रूल्स कहाँ के पढ़ने? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के। बात समझ में आ गई? बोलिए, बोलो। ठीक है, सो मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हिमांशी चालू हो जा। Meaning of performance of contract. Performance of a contract means performing all the promises and fulfilling all the obligations required by the contract. The parties जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट में एक्स और वाई ने डिसाइड किया जिसका जो ऑब्लिगेशन है उस पार्टी को वो काम पूरा करना है, तो फिर माना जाएगा
कि performance of a contract means performing all the promises and fulfilling all the obligations that are required by the contract. Second point, The parties to the sorry. The parties to the contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused. जब तक कि the parties to the contract must either perform, यानी कि ये तो क्या हो गया जो मैंने आपको बोला actual performance वाला part. The parties to the contract must either actually perform or offer to perform. Offer to perform क्या होता है? Offer of performance या tender of performance वाला जो part होता है वो must actually perform or offer to perform tender of performance their respective promises unless such performance is dispensed with or excused. जब तक कि उस परफॉर्मेंस को एक्सक्यूज ही नहीं कर दिया गया है या डिस्पेंस्ड विद ही नहीं कर दिया गया है, छोड़ने का ऐलान नहीं कर दिया गया है, तब तक उनको अपनी परफॉर्मेंस को टेंडर करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट. Representatives of the promisor are bound to perform the promise when promisor dies before performance, but the representative is not bound when personal skills of promisor is required or there is no such provisions under the contract. और there is no such provision under the contract. देखो बात समझने की कोशिश करना. अब एग्जाम में मतलब है ना, कई बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बात समझने की कोशिश करो. मान लो मिस्टर राम है. मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को के साथ में एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि अगले महीने की 1 तारीख को मैं आपको 500 जोड़ी जूते दूंगा और आप मुझे 50,000 रुपए देंगे. ठीक है, 1 तारीख आ गई, श्याम ने बोला मैं तेरे को 10 तारीख को 50,000 रुपए जूते 50,000 रुपए उन जूतों के लिए 10 तारीख को दे दूंगा. जूते 1 तारीख को सप्लाई होंगे, शूज 1 तारीख को सप्लाई होंगे और पैसे उनके 10 तारीख को मिलेंगे. राम ने 1 तारीख को शूज सप्लाई कर दिए. शाम की 10 तारीख से पहले 5 तारीख को डेथ हो गई. शाम की 10 तारीख से पहले 5 तारीख को डेथ हो गई. तो अब बताइए इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? सर ये होगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व करता है या नहीं. इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स एंड इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, इस बात पे डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा. नाउ जूते सप्लाई करने में कोई पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है. फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और यहाँ पर सप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जब श्याम की डेथ हुई तो इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एलआरस में कौन होते हैं? सर आपकी वाइफ होती हैं, आपकी डॉटर होती हैं, आपकी सन होते हैं. जितने भी सन और डॉटर हैं वो सब आपके एलआरस हैं. वो इस जगह पे आपको रिप्लेस करेंगे आपके एलआरस. एक शब्द में हम सबको क्या बोलते हैं? आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आपको रिप्लेस करेंगे. और ये कॉन्ट्रैक्ट में जो अब बातें हैं वो उनको पूरी करनी पड़ेगी. ठीक है, नंबर 1, यानी 50,000 रुपए देने का दायित्व किसका हो जाएगा? उन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का हो जाएगा. पहली बात. क्यों? क्योंकि मतलब कहने का मतलब ये है, जहां भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं हो रही है, वहां यदि किसी भी पार्टी की डेथ हो रही है तो फिर वहां पर मरी हुई पार्टी को कौन रिप्लेस कर देंगे? उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कर देंगे. यदि इस कॉन्ट्रैक्ट में राम की भी डेथ हो रही है तो राम को भी उसके एलास रिप्लेस कर देंगे, और शाम की भी डेथ हो रही है तो शाम को भी उसके एलास रिप्लेस कर देंगे. और दोनों जो हैं वो मतलब एलार्स को उन कॉन्ट्रैक्ट को या तो पूरा कर रहा होगा, या फिर आपको मैंने चैप्टर नंबर 6 में एक पॉइंट पढ़ाया था. चैप्टर नंबर 6 में कौन सा है जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कि सर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के बाद में डिस्चार्ज होने तक के 5 या 6 तरीके होते हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के बाद में डिस्चार्ज हो जाता है. ठीक है, उसमें से एक तरीका है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. ठीक है, दोनों पार्टीज बोले यार तेरे पिताजी ने और मेरे पिताजी ने किया था, ठीक है, अब ना तो तेरे को करने की इच्छा है ना मेरे को करने की इच्छा है, खत्म करे ना.
तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि सर मिस्टर राम की डेथ हो गई तो उनकी अब इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। तो एग्जाम में बोला जाएगा सर आपको मेंशन करना पड़ेगा सिंस दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, इसमें कोई पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसके राम के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स राम को रिप्लेस करेंगे और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। निनाद कदम बोल, क्या डाउट है? सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव एलआर के अलावा और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आगे बढ़ा सकता? मतलब एलआर और राम एक साथ अगर मर जाते हैं फिर यार और कौन? एलआर के साथ, मतलब राम के साथ उसके एलआर भी मर जाते हैं एक्सीडेंट में, फिर कॉन्ट्रैक्ट किसी को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना? नहीं, ऐसा फिर कोई रूल नहीं है। ठीक है, राम के साथ में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी, मान लो कार एक्सीडेंट में सबकी डेथ हो गई तो या तो कोई नेक्स्ट फ्रेंड आएगा, नेक्स्ट फ्रेंड मतलब पास का कोई रिश्तेदार आएगा, बात समझ गया? ठीक है, वो भी कोई जरूरी नहीं है क्योंकि मेजर मेजर जिनका लेना देना था ना उनकी बात खत्म हो चुकी है। गॉट इट? पर सर बढ़ा सकते हैं ना आगे वो लोग कॉन्ट्रैक्ट, कौन बढ़ा सकते हैं? जो नेक्स्ट फ्रेंड जो भी होंगे वो। नेक्स्ट फ्रेंड्स तक हमारे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इसलिए अभी यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ना तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, न ही अपने को इस तरफ दिमाग अभी लगाने की जरूरत है। अभी अपने को किस लेवल तक जाना है कि सर किसी आदमी की डेथ हो गई राम और श्याम में से, यदि वो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स तो उनके एलआर्स आएंगे और उनको रिप्लेस करेंगे। फंडा समझ आ गया तेरे को ना? अब आगे काम की बातें और सुनो, काम की बातें और सुनो। मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास में। रिया रिया हिमांशी बोलो, क्या डाउट है? सर अगर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व होने वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसमें एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को कंसिडरेशन दे दिया है पर दूसरे पार्टी ने वो पर्सनल स्किल्स अभी तक परफॉर्म नहीं किए है और वो उसकी डेथ हो जाती है तो वो कंसिडरेशन वापस करना पड़ेगा क्या? मैं आ रहा हूं, एक बार मैं तेरे क्वेश्चन पे भी आऊंगा। पहले ये तो समझो पर्सनल स्किल्स क्या होती है ना? पहले ये तो समझो कि कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देन आई विल कम टू योर क्वेश्चन। सर यदि एक्स ने, यदि राम ने और मैडम लता मंगेशकर ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि ये इनके लिए एक टाउन हॉल में सिंगिंग करेंगी एक रात के लिए और ये बदले में लता मंगेशकर जी को उस एक रात की परफॉर्मेंस के लिए 5 लाख रुपीस देंगे। ठीक है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स है या नहीं है बताइए? सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, मिमिक्री या कोई भी वो चीज जिसमें आपकी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल समझ में आया या नहीं आया? बोलो बोलो एवरीवन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स में यदि लता मंगेशकर जी की डेथ हो जाती है तो क्या हम इनका बेटा या बेटी को, जो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको बोल सकते हैं क्या कि देखो हमने तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था लता जी के साथ में, उनकी तो डेथ हो गई तो अब आप उनको रिप्लेस करेंगे और 5 तारीख को आके हमारे टाउन हॉल में गाना गाएंगे? वो, अरे यार ये स्किल उसके पास में है ही नहीं, वो आके बेसुरी तान छेड़ देगी और लोग तुम पे अंडे पत्थर और टमाटर फेंकेंगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि इस चीज को यही खत्म किया जाए। तो हमारे लॉ ने इस चीज को माना, इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स होते हैं वहां किसी व्यक्ति की मौत के बाद में अलग अंजाम होगा, और जहां पर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स नहीं होते हैं वहां पर किसी व्यक्ति की मौत के बाद में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और रिप्लेस करेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाएगा। क्या ये बेसिक फंडा दिमाग में हमेशा के लिए सेट हुआ या नहीं हुआ? बोलो। यस। ठीक है सभी जने। इसी तरीके से हमारे निनाद ने, एक पेंटर है ना बहुत फेमस पेंटर, आपने नाम सुना है? एम एफ हुसैन।
ठीक है। मतलब पेंटर्स में वन ऑफ द, अब तो रहे नहीं, इंडिया के बेस्ट पेंटर्स में से एक थे। तो एमएफ हुसैन से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मेरा पोर्ट्रेट बनाएंगे, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा और आप मेरा पोर्ट्रेट बनाएंगे। ठीक है साहब, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब एमएफ हुसैन साहब की डेथ हो गई, तो क्या हम इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बात ये कर सकते हैं कि आइए और हुसैन साहब की जगह आप हमारी पेंटिंग बनाइए? सर नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है वो घोड़े को गधा पेंट करके आ जाएगा, जरूरी नहीं है उसमें वो स्किल हुई हो। ठीक है। सो एक बेसिक बात बता दी, पर्सनल स्किल जहां इन्वॉल्व है और पर्सनल स्किल जहां पर इन्वॉल्व नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अब देखो जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें रिया और हिमांशी का क्वेश्चन अपने आप में कवर हो जाएगा। जीत पटेल बोल। So if the legal representative has the similar skills of they are Then also they cannot be, rule is rule, law is law। ठीक है, यदि उनमें होता भी है तो भी लॉ लॉ ही है। पर्सनल स्किल्स वाले कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी एलआरस को बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता है। दोनों पार्टीज की इच्छा हो जाए ना, ठीक है मैं पूरा कर दूंगी कॉन्ट्रैक्ट, आप मेरे को पैसे दे देना, कम दे देना, ज्यादा दे देना, वो एक अलग बात है, बट उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आप आइए और लीगली अपने पेरेंट को रिप्लेस कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, सर ये राम था और ये श्याम था, यहां पर 500 पेयर ऑफ शूज सप्लाई होने थे और यहां पर 50,000 रुपए दिए जाने थे। 500 पेयर ऑफ शूज सप्लाई हो गए, लेकिन 50,000 रुपए अभी देने बाकी थे। इतने में राम की डेथ हो गई। तो सर दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, तो हम उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बाध्य कर सकते हैं, आइए और हमें 50,000 रुपए दीजिए। परफेक्ट। लेकिन सर यदि हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को किस हद तक पैसा भरने को या अपने पिताजी के पाप धोने को बाध्य कर सकते हैं? हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को जितना पैसा इन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने डिसीज्ड पर्सन से इनहेरिट किया है, मैक्सिमम उतने के लिए ही इनको रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। वापस बोलता हूं, हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को कितने रुपए तक के लिए बाध्य कर सकते हैं? हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को जितना मैक्सिमम पैसा इन्होंने डिसीज्ड पर्सन से इनहेरिट किया है उसके अंदर अंदर ही हम इनको बाध्य कर सकते हैं पैसा चुकाने को, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, राम मर गया, राम ने प्रॉपर्टी छोड़ी 10 लाख की और कर्जा छोड़ा है 8 लाख का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स 8 लाख रुपए का कर्जा है, 10 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी मिली उसमें से 8 लाख रुपए का कर्जा चुका देंगे। प्रॉब्लम कब होगी? जब राम ने प्रॉपर्टी छोड़ी है 10 लाख की, लेकिन कर्जा छोड़ा है 12 लाख रुपए का, अब 2 लाख रुपए का कर्जा ज्यादा छोड़ दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि सर पैसा तो 10 लाख ही मिला है, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा चुकाने को क्या एलास रिस्पॉन्सिबल होंगे? नहीं सर, इनकी मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी 10 लाख रुपए तक की होगी जितना इन्होंने इनहेरिट किया। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। कि किस अपन क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर दो तरीके से, या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस दे दो या ऑर्डर ऑफ क्या कहते हैं, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे दो। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात सर वो रिपीट करना लाइबिलिटी के बारे में। व्हाट हैपेंड? आपने जो भी पॉइंट बताया था ना लाइबिलिटी के बारे में, वो रिपीट करना ना। अरे रिपीट क्या करना जीत पटेल, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को यदि 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पिताजी से इनहेरिट की है या पिताजी या हस्बैंड से इनहेरिट की है, उतने रुपए तक के लिए ही लीगल, जितने रुपए इनहेरिट किए हैं फ्रॉम द डिसीज्ड पर्सन, जितने रुपए इनहेरिट किए हैं फ्रॉम द डिसीज्ड पर्सन, इधर देख ले स्क्रीन पे, उतने रुपए तक के लिए मैक्सिमम इनको लायबल बनाया जा सकता है। उससे ज्यादा लायबिलिटी डिसीज्ड पर्सन की इनके ऊपर नहीं थोपी जा सकती है। ठीक है, ये है मेन फंडा। तो अब
10 लाख की प्रॉपर्टी इनहेरिट की और कर्जा 12 लाख का है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 लाख रुपए तक का ही लोन चुकाने की होगी। ठीक है, ऐसा नहीं करता हमारा लॉ। तो पिताजी तो 50 लाख रुपए उड़ा के आ गए या कहीं पर कमिट करके आ गए, प्रॉपर्टी मिली 10 लाख रुपए की ही, बाकी के 40 लाख रुपए चुकाने के लिए परिवार बंधुआ मजदूर बन जाएगा, लोग उनको छोड़ेंगे नहीं यदि लॉ इसमें उनको रोकता नहीं तो। ठीक है, इसलिए भैया तुमने खुद ने कोई पर्सनल पाप नहीं किया है, इसलिए 10 लाख रुपए जितने इनहेरिट किए उतने रुपए तक की लाइबिलिटी चुकाने का तुमको दायित्व दिया जाएगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब आगे सर देखो, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था विच वाज नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, जिसमें पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं थी। ठीक है जी, अब इसमें राम की डेथ हो गई, श्याम को पैसे चुकाने 50,000 रुपए, यदि पिताजी से मात्र 20,000 रुपए की प्रॉपर्टी इनहेरिट की है तो राम के एलआर्स को मैक्सिमम 20,000 रुपए तक चुकाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये बात अपन ने समझ ली, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो सवाल हिमांशी ने पूछा था उस तरफ आता हूं। सर, इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, यानी कि राम ने लता मंगेशकर जी के साथ में एग्रीमेंट बनाया, आप एक रात आके हमारे यहाँ पर इवनिंग में परफॉर्मेंस देंगे और मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, और मैम क्या ही याद रखोगे, ये पकड़ो 10 लाख रुपए एडवांस में, अगले महीने की 15 तारीख को आ जाना और परफॉर्मेंस देनी है आपको। लता जी भी बिल्कुल खुश, हाँ बेटा आ जाऊंगी, ठीक है गाना गाने आ जाऊंगी। अब भैया नियति को कुछ और ही मंजूर था, 10 तारीख को हो गई इनकी डेथ, इनकी लता मंगेशकर जी की 10 तारीख को डेथ हो गई। अब सर ये 10 लाख रुपए एडवांस लिए हुए हैं सर, क्या ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव चुकाने को बाध्य होंगे? क्या ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव चुकाने को बाध्य होंगे? क्वेश्चन यही था ना तुम्हारा, क्वेश्चन यही था रिया और हिमांशी। यस सर। ठीक है, तो सर सबसे पहले तो इसके मैं दो तरीके से आंसर करूंगा। सबसे पहले तो देखो, क्या यहाँ पर एलआरस को लाया जा सकता है? क्या यहाँ पर एलआरस को परफॉर्म करने के लिए लाया जा सकता है क्या? बताइए, परफॉर्म करने के लिए लाया जा सकता है क्या कि आप आके गाना गा दीजिए? नहीं सर, परफॉर्म करने के लिए कभी नहीं लाया जा सकता, उनको परफॉर्मेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स। लेकिन सर क्या इनको 10 लाख रुपए चुकाने के लिए बाध्य किया जा सकता है? हाँ सर, उतने रुपए तक के लिए बाध्य किया जा सकता है इन एलआरस को जितना इन्होंने अपनी माता जी लता मंगेशकर जी से इनहेरिट किया था। क्या ये फंडा भी समझ में आया आपको? यदि लता मंगेशकर ने वो 10 लाख रुपए उड़ा दिए सारे अगले 5 दिनों में विदेश टूर में, और फिर विदेश टूर जाके आई और इनको दिया दिलाई 5 लाख रुपए का, इन्होंने इनहेरिट ही 5 लाख रुपए किया, तो ये मैक्सिमम कितने रुपए तक के लिए लायबल होंगे वापस चुकाने को? सर ओनली 5 लाख रुपए तक। तो वो रूल यहाँ भी लगेगा। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना? यस सर। जीत पटेल, दिमाग में कुछ और चल रहा है? नहीं सर। ठीक है, परफॉर्मेंस देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। निरांत कदम बोल। सर उनके असेट्स में से रिकवर कर सकते हैं ना? निरांत कदम, तेरी आवाज ही नहीं आती यार। बाकी सबकी आ जाती है, जीत की आ जाती है, रिया की आ जाती है, हिमांशी की आ जाती है, मान्यमी की आ जाती है। निनाद कदम की ऐसा लगता है जैसे स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम है। सर अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ बेटा, मैं धन्य हो गया, आ रही है तेरी आवाज। तो मैं बोल रहा हूँ कि उनके पर्सनल असेट्स में से रिकवर कर सकते हैं ना? क्यों कर सकते हैं? पर्सनल एसेट्स तुमने खुद ने कमाई भी है ना। एलआर की बात करें, तू खुद कमा रहा है यदि कोई पर्सनल एसेट, और पिताजी का कर्जा चुकाने के लिए उसको भेंट करना पड़े, तो तेरी कोई जिम्मेदारी थी? तूने थोड़ी पाप किया था कर्ज लेके। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना तूने पिताजी से इनहेरिट किया ना, उतने रुपए तक के लिए तेरे को बाध्य किया जा सकता है। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, एक मैंने कहा था इस आंसर का, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स है, मैं दो तरीके से जवाब दूंगा।
एक तो मैंने इनहेरिट कितना रुपया किया, एक तो परफॉर्मेंस करने को बाध्य नहीं कर सकते, दूसरा इनहेरिट कितना किया है, उस हिसाब से एलआरस को फिर भी बोल सकते हैं भैया मेरा एडवांस दिया होता कृपया चुकवा दीजिए वापस। ठीक है, दूसरा आंसर मैं इस तरीके से दूंगा, अपन ने सेक्शन 64 और सेक्शन 65 पढ़ा हुआ है, एक है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, जब लता मंगेशकर जी ने राम के साथ में एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं अगले महीने की 15 तारीख को आके गाना गाऊंगी, एक रात गाऊंगी, तुम मुझे 10 लाख रुपए दे देना, इसने एडवांस में 10 लाख रुपए भी दे दिए। ठीक है, अब सर ये कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स है, लता जी की डेथ हो गई 10 तारीख को, 15 तारीख से पहले ही एडवांस यहाँ पर आए हुए हैं 10 लाख रुपए। ठीक है सर, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब किसमें कन्वर्ट हो गया ड्यू टू डेथ ऑफ दिस पर्सन? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हो गया ना, चेंज इन सर्कमस्टेंस हो गया, डेथ ऑफ दिस पर्सन हो गया, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा तो किया नहीं जा सकता, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया या नहीं हो गया? बोलो हाँ या ना। यस सर। क्या आप इसे ले जाके कोर्ट में एनफोर्स कराया जा सकता है लता जी के गाना गाने वाले कॉन्ट्रैक्ट को? नहीं सर, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। और अपन ने पढ़ा है डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन बोलता है अंडर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो पैसा लिया है वो रिस्टोर करना है, लेकिन एडिशनल रूल अभी जो मैंने आपको क्या समझाया, जितना रुपया इनहेरिट किया है मैक्सिमम उतना रुपया ही आपको देने को बाध्य किया जा सकता है। बात समझ आ गई? बोलो यस और नो। यस सर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल में भी बनते हैं और राइटिंग में भी बनते हैं या नहीं बताओ? यस सर। ठीक है, ओरल में भी बनते हैं, राइटिंग में भी बनते हैं, यहाँ तक कि सर और भी तरीके से बनते हैं। और तरीके से कैसे बनते हैं निनाद? और तरीके से कैसे बनते हैं? सर रजिस्टर करके। ढक्कन की तरह जवाब मत दिया करेंगे। मैंने कहा था सर ओरल में भी बनते हैं, रिटन में भी बनते हैं, यानी कि सर एक्सप्रेसली बनते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोस कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर मेड यूजिंग वर्ड्स आइदर ओरल और इन राइटिंग। चैप्टर 1 भूल गया निनाद? ठीक है, और अदरवाइज भी बनते हैं, यानी कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं व्हिच आर मेड यूजिंग कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। एग्जाम्पल भूल गया क्या? पुली वाला एग्जाम्पल। हाँ हाँ याद आ गया सर, याद आया हाँ याद आ गया। दिमाग में भूसा नहीं, अपने को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भरना है, ध्यान रखना रे सभी जने, ये केवल निनाद के लिए नहीं है। पहला चैप्टर भूल जाओगे तो ऊपर की बिल्डिंग कहाँ से बनेगी? चलो आओ, तो सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन लगता है, लेकिन फर्दर रूल एक और क्या लगेगा, जितना पैसा तुमने इनहेरिट किया उतने के लिए तुमसे मांग सकते हैं, इससे ज्यादा के लिए तुमको परेशान नहीं कर सकते हैं। मैं तो बहुत आगे पढ़ा गया तुम लोगों को। ठीक है, अच्छा किसी का कोई और डाउट है क्या? बीच बीच में डाउट आ रहे थे, इसलिए वो डाउट सॉल्विंग के लिए आगे का काफी कुछ। हु नीड टू परफॉर्म, ये कौन से टॉपिक में आएगा? हु नीड टू परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी परफॉर्म बाय whom? अपन क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी परफॉर्म बाय whom में आएगा कि सर आदमी मर गया और यदि पर्सनल स्किल्स नहीं थी तो एलआर को बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, किस हद तक बाध्य किया जा सकता है वो भी आपको बता दिया। यदि पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है तो कभी भी एलआर को बाध्य नहीं किया जा सकता है परफॉर्मेंस में। निकुंज मेहता पूछ, क्या डाउट है तेरा? सर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो फिर वो एलआर के लिए, एलआर से पैसे वसूलने के लिए तो दूसरा केस कर सकते हैं ना? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड बन गया जिसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन, क्या बोलता है? भैया जो भी बेनिफिट है उसको रिस्टोर कर दो। अब लता मंगेशकर के बच्चों के पास में जाया जाएगा, मैडम ने एडवांस लिया था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, पैसा दे दो हमारा वापस। ये नहीं बोल सकते कि आगे परफॉर्म करो, तुम गाना गाओ।
तुम्हारी माँ ने पैसा लिया है तो तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा। वो बोलेगा अरे दिस इज कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, मैं आवाज निकालूंगी, फटे ढोल की तरह आवाज निकलेगी, फटी हुई फ्लूट की तरह, लोग तुमको डंडा मारेंगे, ठीक है। अब सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बोला पैसा लौटाने को बोल सकते हैं, लेकिन किस लिमिट में, जितना रुपया उन्होंने इनहेरिट किया है। बात समझ में आई? ओके सर। अब हाँ सर। ये केस भी लगाना पड़े तो लगा सकते हैं। बात समझ आई? यस सर। चलो, कोई है क्या जो पैसा खा के भाग गया है? क्या निकुंज? नहीं सर। कि मैं उसके बच्चों पे केस ठोक दूंगा। आज तो आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। तो निकुंज तेरा टेस्ट कहाँ है रे? सर भेजा है मैंने। अच्छा भेज दिया। तो तेरे दोस्त को भी थोड़ा मोटिवेट किया कर यार, वो भी टेस्ट भेजे टाइम पे, ठीक है। हाँ सर। सब एक दूसरे को मोटिवेट करो, हाँ भाई काम करना है, थोड़े दिनों की बात है, फिर तो 12th भी निकल जाएगी और सीए फाउंडेशन भी निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, हिमांशी आजा। हिमांशी, Yes, sir. ये वाला पॉइंट ये पढ़ा शायद। Okay. यही पढ़ा ना? Representatives of the promisor are bound to perform the promise when promisor dies before performance, but a representative is not bound when personal skills of the promisor is required। ठीक है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स है वहां आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बाध्य नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए Who can demand the performance? सुनना, X ने Y को कुछ वादा किया है और Y ने भी X को किया होगा। तो X ने जो Y को वादा किया है, तो कौन कौन इस वादे की परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है? ठीक है, 3 जने कर सकते हैं सर। प्रोमिसी, प्रॉमिस करने वाले को क्या बोलते हैं? प्रोमिसर। जिसको प्रॉमिस किया गया है उसको बोलते हैं प्रोमिसी। यानी जिसे प्रॉमिस किया गया है, क्या वो डिमांड कर सकता है तुमसे परफॉर्मेंस? हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस पढ़ रहे हैं अपन। प्रोमिसी, जिसको प्रॉमिस